हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 24 मार्च का एडिटोरियल। जी हाँ, देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या मेन है। आखिर क्या है आज के एडिटोरियल में मुख्य, जो कि हम सबको बताता है कि भाई ये एडिटोरियल इसीलिए मेन है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं या जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाता रहूँगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू इंग्लिश एंड इंक्लूडिंग अदर सब्जेक्ट्स टू, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि आज क्या मेन है। आइए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले आज की वोकैबुलरी, जो कि आज के इस न्यूज़ में या इस पैराग्राफ, इस पैसेज में और इस एडिटोरियल में यूज़ होने वाली हैं। तो कौन सी है वो आज की मेन वोकैबुलरी। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जैसा कि आपको मेरे साइड में दिख रही है। सो नंबर 1 वोकैबुलरी है दोस्तों आज की इंट्रैग्नम। नंबर 1 पे आती है इंट्रैग्नम। आप सभी जानते हैं द मीनिंग ऑफ इंट्रैग्नम इज इंटरवल एंड इंटरवल कहलाता है इंट्रैग्नम। ये बहुत कॉमन वोकैबुलरी है जो हर पैसेज में यूज़ होती है। जो दो चीज़ों के बीच का समय होता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि दो चीज़ों के बीच में जो एक थोड़ा पॉज दिया जाता है, वो कहलाता है इंट्रैग्नम। नंबर 2 है दोस्तों स्पाइक। इकोनॉमिकल वर्ड है, बहुत यूज़ होता है इकोनॉमिकली। स्पाइक का मतलब होता है दोस्तों अ वेरी लार्ज अमाउंट। कोई भी चीज़ बहुत भारी मात्रा में होना, बहुत बड़े अमाउंट में होना या बहुत बड़ी मात्रा में उछाल मारना। इस कॉल्ड, जैसे 1 से लेके मैं 2, 3, 4 में जाकर सीधे 8 चला जाऊँ, इसको हाई स्पाइक। पेट्रोल के रेट जो है वो 94 से यदि 99 हो गए तो ऐसा हाई स्पाइक, 4-5 रुपीज़ बढ़ गए। स्पाइक मतलब बहुत बड़े अमाउंट में। नंबर 3 है दोस्तों एबंडेंटली। एबंडेंटली का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। ये भी होता है एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ बहुत मात्रा में है, एबंडेंट कहलाती है। एलवाई लग गया, एडवर्ब बन गया। नंबर 4 है दोस्तों अ नज एंड अ विंक। अ नज एंड अ विंक जो है ये फ्रेज है जिसका प्रॉपर मीन होता है दोस्तों अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट अ रूड और अनप्लीजेंट सब्जेक्ट इन एन इनडायरेक्ट वे। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इनडायरेक्ट बातें करना, मतलब कह कुछ और रहे हैं लेकिन उसका अंदाज कुछ और है, कहने का मतलब कुछ और है और कहने का अंदाज जो है वो कुछ और जा रहा है, वही कहलाता है अ नज एंड अ विंक। थोड़ा रूड कहना किसी भी चीज़ को, लेकिन अलग से कहना, दिस इज व्हाट वी कॉल अ नज एंड अ विंक। नंबर नेक्स्ट है गोडिड। ये जो वर्ड है गोडिड, ये प्रॉपर वर्ड है गोड, GOAD, जिसका मतलब होता है प्रोवोक, भड़काना। भड़काने को कहते हैं दोस्तों गोड, GOAD। नंबर 6 है अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है वीक या फिर इम्पॉसिबल टू डिफेंड या फिर अनस्टेबल, जिसको हम बचा नहीं सकते या जो कमजोर है, इस कॉल्ड कहलाता है अनटेनेबल, राइट। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों साइनिकल एंड द मीनिंग ऑफ साइनिकल इज डिस्ट्रस्टफुल। जो झकी स्वभाव के होते हैं, जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता या फिर जो कुछ और मैनर में काम करते हैं, कहलाते हैं साइनिकल। कमजोर कहला सकते हैं ये लोग, या विश्वासघाती कहला सकते हैं, जिन पे विश्वास नहीं कर सकते। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 8, जिसका मतलब है, पहले तो आप वर्ड समझ लें, ये वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन। एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन ये नहीं है, ये है कॉन्स्टर्नेशन, नॉट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है दोस्तों ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये है कॉन्स्टर्नेशन, यहाँ पर टर बीच में आ गया। तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और डिसमे, मतलब निराश होने की जो फीलिंग होती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या फिर मैं तो ऐसा हूं, निराशा दिखाना कहलाता है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, चिंता वाली फीलिंग, या डिसमे, ग्लूमी, होपलेस, होप या आशा को खो देना, राइट। ये थी दोस्तों आज की 8 मेन वोकैबुलरी जो आज के पैसेज में यूज हुई हैं। अब आइए देखते हैं कि आखिर आज का पैसेज आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या है इस पैसेज में मेन। करें स्टार्ट, आइए। सो दोस्तों जैसे कि हमारी हेडिंग है फ्रीज आउट, राइट। सो आप सभी जानते हैं फ्रीज मतलब, ये जो वर्ड है ये रेफ्रिजरेटर से आया है, फ्रीज से आया है। इसका मतलब है जम जाना, मतलब कोई भी चीज़ जिसका हिलना डुलना बिल्कुल ही बंद हो जाना, फ्रीज हो जाना। तो फ्रीज आउट का मतलब हो गया कि कोई चीज़ जम गई है, कोई प्राइस है जो बहुत दिनों से बढ़े नहीं है, या कोई चीज़ है जो अपनी जगह जम गई है, कहलाती है फ्रीज आउट, राइट। नीचे उसने क्या कहा, ऑन फ्यूल प्राइस हाइक आफ्टर 137 डे पॉज। वो यही इसी कारण से उसने फ्रीज आउट यूज़ किया राइटर ने, कि ऑन फ्यूल प्राइस पर जो कि बढ़े हैं 137 दिन के पॉज के बाद। मतलब 137 दिन जो हैं वो फ्यूल के प्राइस फ्रीज हो गए थे, मतलब जैसे थे वैसे के वैसे रहे हैं, और अब जाके वो
प्राइस जो है वो बढ़े हैं। यही कहा राइटर ने दोस्तों, हेडिंग दी इस चीज़ के लिए, फ्रीज आउट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या कहा। रूटीनली फ्रीजिंग, जो रोज़मर्रा में फ्रीजिंग होती है, जो रोज़मर्रा में चीज़ें जमी रहती हैं। फ्यूल प्राइसेस, बात है फ्यूल प्राइस की यहाँ पे। फ्यूल प्राइस इज़ एन अनफेयर, वो फ्यूल प्राइस जो हैं जो बहुत दिनों से जमे हुए हैं एक ही जगह हैं, वो अनुचित हैं। एंड डिस्टॉर्शनरी, दोस्तों डिस्टॉर्ट का मतलब होता है मिसलीडिंग, किसी भी चीज़ को मिसलीड करना। वो मिसलीड करते हैं पोल प्लॉय को, मतलब पोल मतलब इलेक्शन और प्लॉय का मतलब होता है वो रास्ता, वो वे या फिर षड्यंत्र। आपने देखा होगा ना, प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉट तो प्लॉय कहलाता है, वही वे। तो सेनेस ने क्या कहा, रूटीनली फ्रीजिंग फ्यूल प्राइस, जो काफ़ी दिनों से फ्यूल प्राइस फ्रीज हैं, फ्यूल के प्राइस इज़ एन अनफेयर, वो अनुचित हैं। एंड डिस्टॉर्शनरी पोल प्लॉय, और वो दिखाते हैं एक बहुत ही अनुचित मिसलीडिंग पोल, मतलब इलेक्शन के रास्ते को, इलेक्शन के वे को। मतलब क्या हुआ, मतलब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग समझाना चाह रहा है कि इलेक्शन के समय जो फ्यूल के प्राइस फ्रीज कर दिए जाते हैं उनको बढ़ाया नहीं जाता, और इलेक्शन होने के बाद जो फ्यूल के प्राइस बढ़ाए जाते हैं ये बहुत ही अनुचित हैं और ये मिसलीड करते हैं, बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं ये। अब ऐसा ही कुछ वो आगे समझाने वाला है, तो देखते हैं आइए कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ स्टार्ट करेंगे आप लोग। सेनिस ने कहा उसने कि भाई ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्यूसडे मतलब डेज के संग हम ऑन का यूज़ करते हैं। डेज हो, मंडे टू सैटरडे, कोई भी डे हो आप ऑन लगाएंगे। तो मंगलवार को, ट्यूसडे के दिन, आफ्टर पॉसिबली द लॉन्गेस्ट पॉज, एक लंबे पॉज के बाद 137 दिन के, इंडिया में जो रिटेल फ्यूज प्राइस है इन रिसेंट ईयर, अभी के हाल के सालों में, ऑल मार्केटिंग कंपनीज ने रेज कर दी हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइजेज 80 पैसे लीटर से, और यही फॉलोइंग अप आगे भी विद अ सिमिलर इंक्रीजमेंट हुआ है वेडनेसडे को। बहुत ही साफ साफ दे रखा है कि ट्यूसडे को एक फ्यूल के प्राइस बढ़ाए गए दोस्तों 137 रुपये से। रिटेल जो फ्यूल के प्राइजेस हैं ऑल मार्केटिंग कंपनीज ने, राइट, और वो जो बढ़ाए हैं वो 80 पैसे से बढ़ाए हैं। और केवल ये मंगलवार को बढ़ाए नहीं गए हैं, ये जो है वेडनेसडे को भी बढ़ाए गए हैं सेम 80 पैसे से। मतलब एक ही बार में दो बार प्राइस बढ़ाए गए हैं, ट्यूसडे को, राइट, और एक वेडनेसडे को। आगे कहा ₹50 मतलब 50 रुपये का जो उछाल है, जो हाइक है, वॉज ऑल्सो इफेक्टेड इन डोमेस्टिक कुकिंग गैस प्राइजेज। तो भैया बात पेट्रोल और डीजल की ना करके एक बात और करें कि भैया जो कुकिंग गैस है उसमें भी 50 रुपये का हाइक आया है। मतलब जो गैस 930 रुपये की आ रही थी या 900 रुपये की या जितने भी रुपये की भी आ रही थी, उसमें 50 रुपये और बढ़ गए हैं। डोमेस्टिक कुकिंग गैस का मतलब हो गया जो घरेलू गैस हैं उनमें 50 रुपये का इफेक्ट हुआ है, मतलब प्रभाव पड़ा है, उनमें 50 रुपये की उछाल आई है। आगे क्या कहा राइटर ने, राइटर कहना चाह रहे हैं कि फ्यूल की जो प्राइस हैं वर लास्ट ट्वीक्ड, ट्वीट का मतलब होता है दोस्तों धीरे धीरे इंक्रीज होना, जो इंक्रीज हुए वो धीरे धीरे वो नवंबर 2021 में हुए थे, फॉलोइंग द दीपावली, दीपावली ईव के कट में इन पेट्रोल एंड डीजल एक्साइज ड्यूटी। मतलब नवंबर 2021 में दीपावली के दिन, दीपावली की इवनिंग के दिन जो कट हुआ था पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में, वो लास्ट टाइम था जब फ्यूल के प्राइजेस में थोड़ा डिफरेंस देखा गया था, बढ़े थे। और उसके बाद डायरेक्ट कब बढ़े हैं, अब जाके बढ़े हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं राइटर, द इंट्रेगनम, जो डिफरेंस है, इंट्रेगनम का मतलब होता है दोस्तों अंतराल, मतलब दो चीज़ों के बीच में जो अंतराल होता है वो कहलाता है इंट्रेगनम, राइट, मतलब कोई भी गैप होना। तो जो गैप है बिटवीन देन एंड नाउ, तब और अब, तब मतलब नवंबर में और अब मतलब मार्च में, क्योंकि उसने कहा है ना कि जो प्राइस बढ़ी थी वो कब बढ़ी थी, नवंबर को। तो यहाँ पे वैन को जो दिखा रहा है, देन को, वो नवंबर को दिखा रहा है। तो उसने कहा जो गैप है तब में और अब में, कोइंसाइडिंग विद द 5 असेंबली इलेक्शन बैटल्स ऑल्सो विटनेस्ड, वो बताता है 5 असेंबली इलेक्शन जो हैं इस बीच हो चुके हैं। और यही नहीं बल्कि ये भी बताता है कि शार्पेस्ट स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में शार्पेस्ट स्पाइक, बहुत तेज़ी से उछाल आया है अमंग रिसेंट इंस्टेंसेस, अभी हाल फिलहाल के यदि हम उदाहरणों को देखें ऑफ प्राइस फ्रीजेज, जो कि प्राइस फ्रीज है इन इंडियाज डीरेगुलेटेड
पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट, जबकि जो इंडिया का डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट है, मतलब डीरेगुलेटेड मतलब जो अव्यवस्थित है, रेगुलेट मतलब जो रेगुलेट होता है, और डीरेगुलेट जो अव्यवस्थित अव्यवस्थित पेट्रोलियम मार्केट है, उधर तो फ्यूल के जो प्राइस हैं वो दोस्तों फ्रीज हैं, लेकिन ग्लोबल क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी उछाल मारा है उन्होंने। तो भैया आखिर रीज़न क्या है कि ग्लोबली क्रूड ऑयल ने उछाल मारा है जबकि इंडिया में जो फ्यूल के प्राइस हैं बढ़े नहीं है? तो इसलिए राइटर ने उसको नाम दिया है डीरेगुलेटेड, मतलब ऐसे जो कि रेगुलेशन में नहीं बढ़ते हैं, जब मन चाहा तब बढ़ा दिए, जब मन चाहा तब हटा दिए, इलेक्शन आए तब बढ़ा दिए, या वगैरह वगैरह। राइट, तो सिंपल है, आपको समझ में आया होगा कि 137 दिन में 137 दिन के बाद फ्यूल के प्राइस बढ़े हैं, जो कि 80 पैसे से बढ़े, और 2 बार बढ़े, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को। तो राइटर ने कहा कि भाई इतना ही नहीं, जबकि कुकिंग गैस में भी 50 रुपये का हाइक आया है। 2021 में लास्ट नवंबर में प्राइस बढ़े थे, और इसके बाद इससे पहले दीपावली में पेट्रोल प्राइजेज में और डीजल प्राइजेज में एक्साइज ड्यूटी में कट किया गया था। वो लास्ट चीज़ थी जहाँ पे अंतर देखा गया था। और जो गैप है प्राइजेज में, वो क्या देखा गया कि भाई ये जो गैप आया है, ये जाना गया है कि 5 असेंबली के इलेक्शन हो चुके हैं, और उसके बाद भी ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी अंतर नहीं आया था इन 3-4 महीनों में। ठीक है, अब आगे आ जाइए। आगे कहा है फ्रॉम अराउंड $73 अ बैरल, मतलब अराउंड 73 रुपये, 73 मतलब $73 जो है बैरल, और नवंबर 4 को एक बैरल का जो दाम था वो $73 था लगभग। क्रूड प्राइसेस आर नाउ, जो कि क्रूड प्राइसेस अब जो है वो अराउंड $110 हैं, आफ्टर शूटिंग पास्ट 130, मतलब पहले 130 रुपये थे, फिर 110 हो गए। राइट, और नवंबर में कितने थे? 73। तो उसने कहा इमीडिएटली आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, मतलब ये जो 110 रुपये हो गए, ये कब हो गए? ये तुरंत रशिया के यूक्रेन पर जो इन्वेजन हुआ है, आक्रमण हुआ, अटैक हुआ है, उसके तुरंत बाद हो चुके हैं। आगे राइटर ने कहा साधारण तौर पे ऑर्डिनरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो रिसेट करती हैं अपने प्राइस को डेली बेस एवरेज प्रीवियस 15 डेज के, मतलब 15 दिन में जो एवरेज रहता है ग्लोबली तौर पे प्राइस, उसके तौर पे वो लोग अपने प्राइजेस को डेली रीसेट करती हैं। कौन? ऑयल कंपनीज, ग्लोबल प्राइजेस के तौर पे फॉर देयर प्रेफर्ड बास्केट ऑफ क्रूड। और कैसे करती हैं? जो उनका प्रेफर्ड बास्केट है उसके क्रूड के अकॉर्डिंग, मतलब जो उनको प्रेफरेबल होता है ग्लोबली क्रूड ऑयल को देखकर 15 दिन के एवरेज को, फिर वो रिसेट करती हैं प्राइजेस। कौन करती हैं? जो ऑयल कंपनीज होती हैं। आगे देखिए राइटर क्या कहना चाह रहा है। राइटर ने आगे कहा कि दोस्तों गवर्नमेंट हैज़ डिस्टेंस, गवर्नमेंट ये कहने से बचती है, गवर्नमेंट ने दूरी बना ली है खुद से फ्रॉम फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस, की फ्यूल प्राइस के जो डिसीजंस हैं वो मना करती है कि हमें नहीं मालूम। ये कहते हुए, क्या कहते हुए? असर्टिंग, मेरा मार्कर पता नहीं कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, असर्टिंग, ये कहते हुए देयर वॉज नो ऑफिशियल डायरेक्टिव, कि कोई भी ऑर्डर नहीं है टू कीप प्राइस डाउन, प्राइस को डाउन करने के ऑफिशियल, मतलब ऊपर से कोई भी ऑर्डर नहीं आए हैं प्राइस को डाउन करने के। देयर इज़ नो एविडेंस, और कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि ऑयल कंपनियां जो हैं वो बना चुकी हैं लार्ज स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स एट अर्लियर प्राइसेस, मतलब ये भी नहीं दिखाई देता कि जो कंपनियां हैं उन्होंने कोई रिजर्व ऑलरेडी लेके रखा है लार्ज अर्लियर प्राइसेस पे, मतलब जो पहले प्राइसेस थे पेट्रोल के उन पर कोई लार्ज रिजर्व रख रखा है, कोई बहुत मतलब आप बड़े बड़े भंडार रख रखे हैं, ऐसा भी हमें कोई नहीं मालूम पड़ता। दैट दे डिड नॉट नीड, और इस बात के लिए उनको, दे डिड नॉट नीड, वो ये नहीं समझते हैं, उनको आवश्यकता नहीं है रिएक्ट करने की, रिएक्ट मतलब ये बताने की, क्या बताने की, टू एन ओवर 50% कॉस्ट सर्ज, कि 50% का जो कॉस्ट है वो सर्ज हो गया है कमोडिटी सामान पे, हुज डिमांड इज, जिसकी डिमांड पूरी की जाती है लार्जली थ्रू इम्पोर्ट्स के द्वारा। दोस्तों इसको यदि ब्रीफली समझें तो क्या कहा उसने, राइटर ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एक तो ये बचती है डिस्टेंस्ड, गवर्नमेंट जो है, मार्कर मेरा फिर हो गया, हाँ गवर्नमेंट जो है वो बचती है खुद को किस बात से कहने में, कि फ्यूल की जो प्राइस है उसकी डिसीजन वो नहीं लेती है, और क्या कहती है भाई कि उनको नहीं पता ऑफिशियल डायरेक्टिव जो है वो कीप प्राइसेस डाउन, वो कब इसके प्राइस डाउन करेंगे, लेकिन अभी उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आए हैं। आगे कि भाई कोई एविडेंस ये चीज़ नहीं बताता कि ऑयल जो फर्म्स हैं उनके पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ऑलरेडी अर्लियर प्राइजेस पर, दैट दे डिड नॉट नीड, कि उनको कोई आवश्यकता नहीं है रिएक्ट करने की एट ओवर 50% कॉस्ट सर्ज, जो 50% की उछाल आई है उस पर,
और कमोडिटी जो है मतलब ये जो कमोडिटी मतलब यहाँ पे ऑयल से है, ये जो डिमांड सप्लाई की जाती है हमारे इंडिया में, ये इंपोर्ट की जाती है, इंडिया में ऑयल नहीं बनता है, ये ऑयल बाहर से मंगाया जाता है। तो राइटर ने सटायर यूज़ किया है, मतलब राइटर ने आलोचना की है कि भाई जो ऑयल है वो बाहर से मंगाया जाता है, हम पे कोई रिजर्व है नहीं, तो आखिर ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये फ्यूल के प्राइस जो है बढ़ क्यों रहे हैं इतने दिनों में जो नहीं बढ़े थे। इस बात पे सटायर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई रिएक्ट भी नहीं किया है और 50% का ग्लोबली जो है वो प्राइस भी बढ़ा है, मतलब कोई तो लोचा चल रहा है, कोई तो दिक्कत है। अब आगे उसने क्या कहा, दैट प्राइजेज हाइक्स, जो प्राइस बढ़ते हैं, दैट प्राइस जो प्राइस बढ़ती हैं इन स्मॉल डोज, मतलब स्मॉल स्मॉल धीरे धीरे तरीके से, हैव बिगन ओनली आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, वो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद बढ़े हैं इन पोल राउंड स्टेट्स, पोल बाउंड स्टेट्स, जिन स्टेट्स में पोल बाउंड मतलब इलेक्शन हुए हैं, मेक्स इट एबंडेंटली, और ये चीज़ क्लियर करते हैं दैट अ नज एंड विंग। दोस्तों नज एंड विंग का मीन्स मैंने आपको शायद उसमें समझाया था, आपने देखा हो, इसका मीन्स होता है किसी भी चीज़ को इनडायरेक्ट वे में बताना। तो मतलब क्या हो गया, दैट अ नज एंड विंक इनडायरेक्ट तरीके से फ्रॉम अ मेजोरिटी ओनर ऑफ द स्टेट रन ऑयल प्लेयर्स, जो स्टेट रन, जो स्टेट में ऑयल रन करते हैं कंपनीज को, उनके जो ऑनर हैं वो इनडायरेक्टली रूप से उनको बताया जाता है, हैड गोडेड उकसाया जाता है दैम उन्हें, इनटू स्वेलोइंग हायर कॉस्ट, कि वो जो हायर कॉस्ट है प्राइस, जो प्राइस बढ़ते हैं उनको निगल जाएं, कंपेलिंग, और यही कंपेल किया जाता है प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट कंपनियों को, फॉलोइंग सूट टू कंपीट, कि वो भी यही फॉलो करें, सूट मतलब सेम चीज़, फॉलो मतलब उसे फॉलो करें। मतलब क्या कहा कि गवर्नमेंट के जब वोटिंग इलेक्शन चलते हैं तो भाई जो कंपनीज़ हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं इंडिया में, जो ऑयल के डिमांड को बढ़ाती हैं और या ऑयल में रुपए को बताती हैं कि भाई कितना रुपया बढ़ा, वो गवर्नमेंट उनको कंपेल कर देती है उस समय कि भाई तुम जो फ्यूल के प्राइसेस हैं उनको निगल जाओ, मतलब अभी तुम बिल्कुल नहीं बढ़ाओगे। और सेम चीज़ प्राइवेट सेक्टर के लिए की जाती है, राइट। आगे आ जाइए, आगे कहा कि होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइजेज हॉस्टेज, जो फ्री मार्केट के प्राइजेज हैं उनको बंधक बनाकर टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब वोटिंग के समय, डिप्लॉयड एवर सो ऑफन इन रिसेंट ईयर्स, वो डिप्लॉय किए जाते हैं इन सालों में, इंक्लूडिंग द लास्ट टाइम, और क्या इंक्लूड करते हुए, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि जो 5 स्टेट वेंट टू द पोल्स जिनके इलेक्शन हुए थे, एंड 2019 में जो लोकसभा कैंपेन हुई थी, इस पॉलिटिकली अनफेयर, ये पॉलिटिकली अनफेयर है, अनुचित है, मतलब उस समय भी जो प्राइजेज हैं वो हॉस्टेज कर लिए गए थे, बंधक बना लिए गए थे टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए, मतलब इलेक्शंस के लिए बंधक बना लिए गए थे कि उस समय कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि जो कस्टमर है वो उनको फेवर करेंगे कि भाई प्राइस तो बढ़ाए नहीं गए हैं, जो कि क्या है, अनफेयर है, इकोनॉमिकली अनटेनेबल। और इकोनॉमिकली क्या है दोस्तों, अनटेनेबल है, मतलब बिल्कुल बेकार है, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये असहनीय है, इकोनॉमिकली अनटेनेबल है, एंड रिफ्लेक्ट्स, और ये क्या दिखाते हैं, हाँ अनटेनेबल है, और ये दिखाते हैं एन एक्सट्रीमली साइनिकल स्टेट, एक बहुत ही गंदी पोजीशन, मशीनरी डिप्लॉयमेंट टैक्टिक्स, एक ऐसी टैक्टिक्स को दिखाती हैं जो कि मशीनीकरण को दिखाती है कि भाई गवर्नमेंट जब चाहे तब बढ़ा दे, जब चाहे तब डिप्लॉय कर ले, जब चाहे तब हटा दे, तो मशीनीकरण, मशीनरी डिप्लॉयमेंट टैक्टिक्स दिखाते हैं, ये एक टैक्टिक्स का नाम दिखाया गया है यहाँ पे। आगे क्या कहा उसने, आगे दिखाया कि दैट बल्क डीजल प्राइसेस, जो बल्क में डीजल के प्राइसेस हैं, हैव बीन रेज्ड, वो बढ़ा दिए गए हैं 25 रुपये से पर लीटर टू 122, जो कि अब क्या हो गए हैं, 122 रुपये हो गए हैं। वो दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं दैट सेवरल मोर हाइक्स, कि ऐसे काफ़ी हाइक्स आर इन ऑफिंग, वो आने वाले हैं, टू क्लोज द गैप, बंद करने के लिए गैप को, बिटवीन कॉस्ट एंड पम्प प्राइजेज, जो कॉस्ट है और पम्प प्राइजेज है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब पम्प प्राइजेज जो रियल प्राइजेज हैं और जो कॉस्ट मिल रही है उन लोगों को जो कि ऑयल ख़रीद रहे हैं कंपनीज़, उनके प्राइजेस के गैप जो बन गए हैं बीच में, जिस वजह से इलेक्शन के समय बढ़ाए नहीं गए थे प्राइजेस, और जो गैप बन गए हैं उनके गैप को बंद करने के लिए अब जो और भी चीज़ों में उछाल है वो आने वाला है। तो राइटर जो है सतर्क होने के लिए कह रहा है सबसे। आगे क्या कहा गया दोस्तों, आगे कहा राइटर ने, दोस्तों आपने देखा होगा कि पूरे पैसेज में एक सटायर यूज़ किया गया है, मतलब आलोचना की गई है किसकी, गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, गवर्नमेंट खेलती है इन चीज़ों के कारण जब भी इलेक्शन आ जाते हैं तब। आगे उसने कहा कि भाई इन्फ्लेशन ऑलरेडी अबव द कंफर्ट लेवल, देखिए फिर उसने यहाँ पे मारा अपनी बातों से
कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी अपने कंफर्ट लेवल से बढ़ चुका है, मे राइज फर्दर और आगे भी बढ़ेगा, एंड द गवर्नमेंट में इंटरवेन, और गवर्नमेंट जो है बाधा उत्पन्न कर सकती है अनेक ड्यूटी कट के साथ एट सम पॉइंट, कुछ समय, मतलब अब गवर्नमेंट कुछ पॉइंट पे ड्यूटी में कट भी लगाएगी, ऐसे करके कुछ बाधा भी उत्पन्न करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। बट लेकिन देर आर लार्जर रेड फ्लैग्स, काफ़ी कुछ मुसीबतें और भी आगे फ्रेड अबाउट हैं। नो सेन, कोई भी जो, एक सेन का मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमान इंसान, इसी का एक वर्ड होता है इनसेन, मतलब मूर्ख। कोई भी बुद्धिमान इंसान जो ग्लोबल इन्वेस्टर है विल बिड फॉर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए बिड नहीं लगाएगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इफ प्राइसिंग फ्रीडम, यदि प्राइसिंग का जो फ्रीडम है इज इफेक्टिवली कर्टेल्ड, वो जब्त कर लिया जाता है या कम कर दिया जाता है आफ्टर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रीफिंग, आफ्टर एन इलेक्शन ईसीआई की ब्रीफिंग के बाद, मतलब कोई भी बुद्धिमान इंसान जो है वो बिड नहीं, नाम बोली नहीं लगाएगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, क्योंकि वो जानता है कि ईसीआई की ब्रीफिंग के बाद ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो भाई उसको घाटा होगा, तो वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा कभी भी, यदि वो क्या है, सेन है, बुद्धिमान है। तो आगे, दिस प्रैक्टिस, ये जो प्रथा है, कौन सी प्रथा, कि भाई इलेक्शन के बाद जो प्राइस जो है बढ़ जाते हैं, ये जो प्रथा बन गई है, वेयर इज माय मार्कर, हियर यस एग्जैक्टली, दिस प्रैक्टिस, ये जो प्रथा है, वारंट्स वाइडर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्स्टर्नेशन, ये जो प्रथा है ये बताती है बहुत बड़े कन्फ्यूज़न को, बहुत बड़ी दिक्कतों को, नॉट ओनली बिकॉज, केवल इसलिए नहीं क्योंकि ये कम आंकती है अ लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल फील्ड, वो जो इलेक्टोरल फील्ड है, मतलब जो इलेक्शंस कमीशन है उसको कम आंकती है, किसके फेवर में, रूलिंग पार्टी के फेवर में, मतलब इलेक्शन फील्ड जो है, इलेक्शन जो लोग हैं इलेक्शन के, वो रूलिंग पार्टी को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। केवल वो यही नहीं आंकती है बल्कि वो ओपन करती है बहुत सारे डोर, बट ऑल्सो ओपन्स बहुत सारे डोर फॉर मोर सच क्रीपिंग, ऐसी बहुत सारी दिक्कतों को और डेविएशन और ऐसे बहुत सारे भटकाव को फ्रॉम पॉलिसी पोजीशंस, जो पॉलिसी पोजीशंस के से भटकाव किए जाते हैं, फॉर टेम्परेरी गेन्स, केवल कुछ लाभों के लिए, इन वोटर परसेप्शन, ऐसा कौन सोचते हैं, वोटर्स सोचते हैं, जो मतदाता होते हैं उनके परसेप्शंस के अकॉर्डिंग ये जो नीतियां हैं ये बहुत डेविएशनकारी हैं, मतलब बहुत ही भटकाव करती हैं केवल छोटे छोटे लाभ के कारण, और बहुत ही क्रीपी हैं, मतलब बहुत ही गलत नीतियां हैं, बहुत ही क्रीपी, मतलब बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड की दिक्कतें हैं ये। तो राइटर कहना चाह रहा है कि वोटर परसेप्शन जो है वो भी गलत बना हुआ है, किसके लिए, रूलिंग पार्टी के लिए, कि रूलिंग पार्टी जो है वो ऐसा अपने वोट के समय करती है, क्या करती है कि फ्यूल के प्राइस को फ्रीज कर देती है और बाद में ही फ्यूल के प्राइस जो हैं ये बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? ऑल्सो गवर्नमेंट पे बात की गई है, गवर्नमेंट का फ्यूल प्राइस पे जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, गवर्नमेंट का फ्यूल प्राइस को लेके जो एक मुझे कहना चाहिए एक्सप्लेनेशन है कि फ्यूल प्राइस क्यों बढ़े, क्या बढ़े, कुछ पता नहीं है, और गवर्नमेंट क्यों बढ़ाती है, इन सब चीज़ों को लेके जो क्वेश्चन मार्क लगाया राइटर ने, एक सटायर पैसेज था जो मैं आशा करूंगा आप इसको दोबारा पढ़ें और दोबारा समझें। इसकी वोकैबुलरी दोस्तों कुछ सिंपल है, कुछ अलग है, जो वोकैबुलरी आपको लिखवा चुका हूं, इस पर दोबारा ध्यान देंगे, यदि कहीं कोई कैसा भी क्वेश्चन है तो आप मुझे लिखना ना भूलें। ये था दोस्तों आज का हमारा पैसेज, आज का हमारा एडिटोरियल। फिर मिलते हैं हम कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।